हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी को सबसे पहली बार जो प्रपोज किया गया था वो किया गया था डेवन जेट्टी के थ्रू, जो कि एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे। उनके थ्रू इसे प्रपोज किया गया था। बट लेटर ऑन बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारी रिफाइनमेंट एंड इम्प्रूवमेंट की। लाइक डेविड ह्यूम, अल्फ्रेड मार्शल, पीगू, कीन्स, इन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें इम्प्रूव की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। पर क्वांटिटी थ्योरी को फेमस किया गया वो हुआ है 1911 में इरविंग फिशर के थ्रू, जो कि एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने अपनी बुक द परचेजिंग पावर ऑफ मनी में फर्स्ट टाइम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दिया। मतलब क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी जो है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसको ट्रांजेक्शन्स को कैसे कैलकुलेट करना है, उसका इक्वेशन, जिसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, को वहाँ पे प्रोपाउंड किया। और वहीं से इसका नाम हो गया फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। मतलब आप मनी को क्वांटिटी के बेसिस पे कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, मनी की वैल्यू को क्वांटिटी के बेसिस पे एक थ्योरी प्रोपाउंड की गई है, जिसे किसने किया है? फिशर्स ने किया है, राइट। तो क्योंकि इन्होंने ये इक्वेशन दिया, दैट्स वाई ये फिशर्स की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हो गए। ऑल्दो डेवन जेट्टी के थ्रू ये फर्स्ट टाइम प्रोपाउंड की गई थी, राइट। अब यहाँ पे फिशर्स ने कहा क्या? फिशर्स ने कहा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। अब देखिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब वो कांस्टेंट रहेंगी, वैसी की वैसी रहेंगी। तो अगर अदर थिंग्स, जिनको ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं वो अगर अनचेंज्ड होती हैं, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो क्या होता है? वही फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी बनने वाला है। अब ये कौन सी चीज़ें जो अनचेंज्ड रहेंगी, रिमेन अनचेंज्ड रहेंगी, ये कांस्टेंट रहेंगी, यही चीज़ें आप एजम्पशन में जाके पढ़ने वाले हैं। तो एजम्पशन में जो भी आप पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, वही वो पॉइंट्स हैं जिसे कहा जा रहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड। तो इन फिशर्स ने क्या कहा कि अगर बाकी चीज़ें अनचेंज रहें तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि आपकी सर्कुलेशन में, आपकी कंट्री में जो भी क्वांटिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन में है, अगर वो इंक्रीज़ करती है तो प्राइस लेवल किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, जो आप कमोडिटीज़ हैं। तो कमोडिटीज़ का प्राइस लेवल क्या होता है? ऑल्सो इंक्रीज। मतलब अगर सर्कुलेशन में मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी की क्वांटिटी, नंबर्स, अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो प्राइस लेवल गुड्स एंड सर्विसेज का वो भी इंक्रीज़ करेगा इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है, जितना वो बढ़ेगा उतना ही प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। एंड द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। लेकिन जो मनी की वैल्यू है वो क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर दी जाएगी। क्लियर है? तो फिशर्स ने कहा कि अगर बाकी चीज़ें अनचेंज रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, तो आप ये समझिए कि आपकी कंट्री में जो भी मनी सर्कुलेट हो रही है उसकी क्वांटिटी अगर इंक्रीज़ करेगी तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ कर जाएगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है मनी की वो डिक्रीज़ कर जाएगी, और वाइस वर्सा। मतलब जैसे सपोज इसका केस होगा। सो ये तो इनका हो गया, इनकी डेफिनेशंस। तो इनकी डेफिनेशन से तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो क्लियर होती हैं कि हमें तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। एक कि क्वांटिटी ऑफ मनी, राइट। दूसरा क्या है कि प्राइस लेवल, और थर्ड क्या हो जाएगा आपका? वैल्यू ऑफ मनी। तो तीन ही चीज़ें हैं जिनके बीच में ये पूरी थ्योरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। इनके बीच में रिलेशनशिप बता रही है, किसके बीच में? क्वांटिटी ऑफ मनी, प्राइस लेवल किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, और मनी की वैल्यू ऑफ मनी का। ठीक है। तो अब इनकी इस पूरी थ्योरी में बात क्या निकल के आई कि इन्होंने कहा कि प्राइस की गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और जो मनी की क्वांटिटी है, इन दोनों के बीच में कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मनी की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, नंबर ऑफ मनी, नंबर, एक नोट, दो नोट, 10 नोट, ऐसे होता है ना, नंबर्स। तो अगर मनी के नंबर्स, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी ना, तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज करेगी, नंबर्स कम होंगे, तो प्राइस भी कम होगा। एक सिंपल सा समझिएगा इस चीज़ को कि सपोज करिए आपकी कंट्री में सिर्फ 100 रुपये के नोट चल रहे हैं, राइट। तो अगर कोई एक प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं और वहाँ पे 500 रुपीज़ के नोट लग रहे हैं, इसका मतलब उसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसकी प्राइस कितनी होगी? 500। तो क्वांटिटी कितनी है? 5, तो प्राइस कितना हो गया? 500। अगर क्वांटिटी कम कर दीजिए, 2 कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा? प्राइस भी
कम हो जाएगा। तो ये सिंपल सी यही बात कह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। इसको इस ग्राफ से समझिएगा कि प्राइस लेवल हो गया और आपका एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी हो गया, राइट। तो अब देखिए अगर वाई एक्सिस पे देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, पी से P2, P2 से P4 प्राइसेस बढ़ेंगे ना, तो क्वांटिटी ऑफ मनी भी इंक्रीज करती जा रही है। क्वांटिटी ऑफ मनी एम पी जब थी प्राइस लेवल तो क्वांटिटी ऑफ मनी एम थी, है ना। जब क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर गई, एम से M2 गई, तो प्राइस भी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, पी से P2 चला गया। फिर जब क्वांटिटी ऑफ मनी M4 पहुंची तो प्राइस भी क्या हो गया, M4 पहुंच गया। मतलब डायरेक्ट रिलेशन, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है तो प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है, इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। सेम डायरेक्शंस में मूव करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी ऑफ मनी डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज। क्लियर है। अब जो दूसरी चीज़ क्या हो गई, क्योंकि आपने देखा था 3 फैक्टर्स थे, प्राइस, क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी। तो नेक्स्ट जो उनका रिलेशन निकल के आया वो किसके बीच में आया, क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में। क्लियर है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी से पहले प्राइस के साथ रिलेशन देख लीजिए, फिर क्वांटिटी ऑफ मनी से किसके साथ रिलेशन देख लीजिए, वैल्यू ऑफ मनी के साथ। आपको 3 चीज़ों के बीच में रिलेशन देखना है। क्लियर है। क्वांटिटी ऑफ मनी को बेस बनाना, क्योंकि पूरी थियरी किसके बेसिस पे, क्वांटिटी ऑफ मनी के बेसिस पे, तो उसी को आप बेस बनाइए। तो क्वांटिटी से प्राइस को कंपेयर करिए और क्वांटिटी के साथ फिर वैल्यू ऑफ मनी को कंपेयर करिए। अब यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन। इन्वर्स रिलेशन का मतलब उल्टा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा। अगर पहला वाला डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वाला क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब इन्वर्स, जस्ट अपोजिट होंगे, सेकेंड थिंग। क्लियर है। तो अब ये इन्वर्स रिलेशन है और ये वैल्यू ऑफ मनी कैसे है, आप इस चीज़ को पहले समझिए। देखिए क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में इन्वर्स रिलेशन है, ये कह रहे हैं। और आप इस चीज़ को डिनोट ऐसे करिए, क्वांटिटी को आप पर्सन से ले लीजिए, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मनी को आप उन पर्सन की पावर से ले लीजिए, ठीक है, कि पर्सन जो है उनकी पावर क्या है। पर्सन को आप समझिए मनी है, तो क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब नंबर ऑफ पर्सन और वैल्यू ऑफ मनी मतलब उन पर्सन की पावर। ठीक। अब सपोज करिए कार है और कार को 5 लोग उठा रहे हैं, ठीक है, 5 लोग उस कार को पिक कर लेते हैं, उठा लेते हैं अच्छे से। अभी क्या हो गया, आप कहेंगे कि हाँ भाई 5 लोगों की पावर इतनी है कि वो कार को उठा सकते हैं। कुछ टाइम पीरियड के बाद आप देखते क्या हैं, उसी कार को उठाने के लिए 15 लोग आ गए। क्लियर है, कितने लोग आ गए, 15 लोग आ गए। तो अब आप देखिए कार का वेट तो वही था, अब पर्सन, नंबर ऑफ क्वांटिटी, पर्सन कितने हो गए, 15 हो गए। तो आप बताइए जो इनकी पावर थी, ये पर्सन जो थे इनकी पावर वो बढ़ गई या घट गई, इनकी पावर डिक्रीज हो चुकी है ना। क्यों, कार का वेट तो उतना ही था, पहले वही कार 5 लोग मिलकर उठा लेते थे, मतलब 5 लोगों की पावर इतनी थी कि कार को उठाया जा सकता था। आज कितने लोग आ गए, 15 लोग मिलके तब उसी कार को पिक कर रहे हैं, उसी कार को उठा रहे हैं। इसका मतलब पर्सन की जो पावर थी वो क्या हो चुकी है, कम हो गई है। इसका क्या सेंस निकला कि क्वांटिटी, नंबर ऑफ पर्सन जैसे इंक्रीज हुए, इनकी जो पावर थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी जब इंक्रीज करेगी तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब वैल्यू ऑफ मनी को एक तरीके से आप मनी की परचेजिंग पावर से डिनोट कर सकते हैं, मनी की परचेज करने की पावर, दैट इज योर वैल्यू ऑफ मनी। और इस हिसाब से इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो देखिए डायग्राम में आप देखिए आपका वाई एक्सिस पे वैल्यू ऑफ मनी हो गया और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी हो गया, एज यूजुअल जैसे आपका डायरेक्ट रिलेशन में हमने देखा था कि एक्स एक्सिस क्वांटिटी ऑफ मनी। अब देखिए क्वांटिटी ऑफ मनी एम थी, तो जब क्वांटिटी कम थी, है ना, ओ से आप देखिए एम तक थी, तो जब क्वांटिटी ऑफ मनी एम थी तो प्राइस क्या था आपका, 1/p, सबसे ऊपर था आपका वाई एक्सिस पे, सबसे अप पे देखिए 1/p था। इसका मतलब क्वांटिटी जब कम थी तो पावर, वैल्यू ऑफ मनी क्या थी, ज़्यादा थी। 5 ही लोग उठा रहे थे तो इसका मतलब 5 लोगों की पावर ज़्यादा थी, है ना। जैसे ही क्वांटिटी बढ़ी, M2 हुई, तो जो वैल्यू है वो क्या हो गई, वैल्यू डिक्रीज कर गई, है ना। 5 से 7 लोग आ गए, इसका मतलब अब 5 लोग सफिशिएंट नहीं है, उनकी पावर सफिशिएंट नहीं है कि वो उसी कार को उठा पा रहे हैं। इसका मतलब उसी कार को उठाने के लिए 7 लोग आ गए, तो इनकी पावर क्या हो गई है, डिक्रीज, मतलब वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। तो क्वांटिटी बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जा रही है, डिक्रीज कर जा रही है। ये बता रहे इन्वर्स है, इसीलिए स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है ना। तो जब भी आपका जो ये कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप में होता है तो इसका मतलब होता है कि इन्वर्स रिलेशन, एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है।
राइट। तो क्वांटिटी ऑफ मनी एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में इन्वर्स रिलेशन। याद रखिए फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी बहुत इजी है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि हर चीज़ को, मनी को आप बेसिकली क्वांटिटी से मेजर करिए। अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो प्राइस हमेशा समझिए बढ़ेगा, अगर क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो समझिए प्राइस भी डिक्रीज करेगा। और उसके बाद ये कहते हैं कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है ना तो आप ये समझिए प्राइस बढ़ रहा है। आप कहते हैं ना इन्फ्लेशन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ जाती है पर वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाती है, डिक्रीज, अगर आपको इन्फ्लेशन पता हो तो सिमिलरली ये कह रहे हैं कि अगर क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब यही निकालिए कि जो मनी की वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है। अगर क्वांटिटी कम है तो प्राइस भी गुड्स एंड सर्विसेज की कम होगी, लेकिन इसका मतलब ये निकालिए कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो सिर्फ क्वांटिटी, नंबर्स, नंबर ऑफ नोट्स ना, इसके बेसिस पे ये पूरी थ्योरी फ्रेम की गई है। इस थ्योरी को इक्वेशन, जिससे कहा गया ना कि फिशर्स ने इक्वेशन दिया था, तो उनका जो फेमस इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, उसके थ्रू भी एक्सप्लेन किया जाता है। और वो इक्वेशन क्या होता है, एम वी इज इक्वल टू पी टी, हम कह रहे हैं पी टी इज इक्वल टू एम वी, है ना। तो देखिए एम वी इज इक्वल टू पी टी मतलब क्या है, बेसिकली कुछ नहीं है, सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी है। एम वी क्या हो गया, मनी की सप्लाई, और पी टी क्या हो गया, डिमांड फॉर मनी हो गया। इस चीज़ को हम और इनका जो दूसरा फॉर्मूला हम उसको उस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी इज इक्वल टू एम वी अपॉन टी, है ना। तो पी को आपने बाहर निकाला, टी कर लिया। अब इसी तरह अगर आपको टी का निकालना होगा तो क्या कर देंगे, एम टी इज इक्वल टू एम वी अपॉन पी कर देंगे, है ना। तो अब इस चीज़ के लिए एक और भी फॉर्मूला है जहाँ पे जो ज़्यादा तरीके से यूज़ किया जाता है, तो पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वन वी वन, या फिर अगर हमको पी की वैल्यू निकालनी हो तो पी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वन वी वन होल डिवाइडेड बाई टी, है ना। और अगर मुझे टी इज इक्वल टू जानना होगा तो टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वन वी वन अपॉन पी, ये इनका फॉर्मूला होता है। अब ये देखिए कि ये एम वन वी वन, एम वी वी वन, ये है क्या, और मैंने जैसा कहा ना पी टी क्या है, डिमांड, पी मतलब प्राइस होता है, टी मतलब ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस और प्राइस, तो ये क्या हो गया भाई, इतना नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होने वाला है इस प्राइस पे होने वाला, इसका मतलब डिमांड, मनी की कितनी डिमांड है। और एम वी मतलब वेलोसिटी और मनी की क्वांटिटी, तो ये कहाँ क्या लेने को, सप्लाई, कितनी मनी की सर्कुलेट हो रही है, राइट। तो डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं। तो इसी इक्वेशन को कैश ट्रांजैक्शन इक्वेशन भी कहा जाता है, या फिशर्स कैश ट्रांजैक्शंस अप्रोच भी कहा जाता है। सम टाइम एग्जाम में सीधा फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ना पूछ के ट्रांजैक्शन इक्वेशन या फिशर्स कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच पूछा जाता है, मीन्स सेम ही है। तो यहाँ पे इस जो इक्वेशन हमने देखा, उस इक्वेशन का पूरा डिटेल अगर देखें तो एम मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी ऑफ मनी, जो कि आपके यहाँ सर्कुलेशन है, आपके यहाँ जो नोट्स सर्कुलेट कर रहे हैं ना, उसको हमें एम से डिनोट करते हैं। वहीं एम वन से हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ बैंक क्रेडिट मनी। तो देखिए आपके यहाँ पे सिर्फ मनी ही तो सर्कुलेट नहीं होती, क्रेडिट मनी भी तो सर्कुलेट हो रही होती है ना, बैंक मनी, बैंक क्रेडिट मनी, तो एम वन उसको डिनोट करता है। तो इसीलिए एम और एम वन दोनों को लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो गया, वी वन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बैंक क्रेडिट मनी। तो वी देखो, वेलोसिटी मतलब किस स्पीड से, वेलोसिटी मतलब वेग, तेज, किस स्पीड से वो क्रेडिट मनी सर्कुलेट हो रही है ना। और वी क्या हो गया, वो जो क्वांटिटी, जो नॉर्मली सर्कुलेटेड मनी है आपकी, जो इससे नोट्स वगैरह हो गए, तो उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आप देखिए आपका फॉर्मूला भी ऐसे बनता था कि भाई क्वांटिटी ऑफ मनी, जो आपके यहाँ आपकी कंट्री में मनी है, वो किस वेलोसिटी से है, तो एम वी हो जाता था। तो भाई ये क्वांटिटी मनी किस स्पीड से, ये तो चाहिए। क्रेडिट मनी भी तो हमारे यहाँ यूज़ होती है, तो प्लस कर दीजिए क्रेडिट मनी और किस वेलोसिटी से वो हो रही है, एम वन इंटू वी वन। तो एम वी प्लस एम वन वी वन डिवाइडेड बाई टी कर दीजिए अगर पी की वैल्यू निकालनी है, या फिर पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वन वी वन। तो ये सिंपल फॉर्मूला होता है, राइट। पी क्या होता है, प्राइस लेवल होता है, टी क्या होता है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांजेक्शन, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स, आप इसको डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा पूरा का पूरा फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एजम्पशंस की। तो देखिए एजम्पशंस मतलब ये जो थ्योरी कहती है ना कि रिमेन्स अनचेंज्ड, वो क्या इस थ्योरी को एज्यूम करें, मतलब इस थ्योरी को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल करने के लिए कि हाँ भाई क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, वैल्यू डिक्रीज करेगी, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इस चीज़, ये चीज़ तभी होगी जब आप ये मान लेंगे। तो एज्यूम क्या करना है, ये थ्योरी ये चीज़ें क्या एज्यूम करती हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी। देखो वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब क्या था, किस स्पीड से मनी ट्रांजैक्ट हो रही है ना, स्पीड। तो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब जो ये स्पीड है ना, वो कैसी है, कांस्टेंट है। अब देखिए एक्चुअली क्या कांस्टेंट होती है, तो देखो दो वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं कई एक्सोजीनियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब ये एक्सोजीनियस फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लाइक आपकी पॉपुलेशन, ट्रेड एक्टिविटीज़, हैबिट्स ऑफ पीपल, इंटरेस्ट रेट एटसेट्रा, ये सब क्या आते हैं, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे वेलोसिटी डिपेंड करती है ना। ये एक्सोजीनियस फैक्टर हो गया। अब देखिए ये जो फैक्टर्स है ना,
ये थ्योरी मानती है, मतलब फिशर्स मानते हैं कि ये बहुत स्टेबल होते हैं, इनमें जो चेंजेस होते हैं ना बहुत स्लो स्पीड से होते हैं और इसमें चेंजेस होने में बहुत टाइम लगता है। अब पॉपुलेशन अचानक से तो बढ़ नहीं जाएगी, है ना। ये लोगों के टेस्ट या ट्रेडिंग जितनी हो रही है वो अचानक से चेंज नहीं होगी। उसमें जो आप वेरिएशंस देखेंगे ना, वो ह्यूज वेरिएशन ऐसे जल्दी से नहीं हो जाएगा। उस चेंज होने में ना बहुत टाइम लगता है और बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली होती है। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो वेलोसिटी है मनी की, क्योंकि वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और ये फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको चेंज होने में बड़ा लंबा टाइम लगता है। तो इसीलिए जो वी है ना वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हम मानेंगे कि वेलोसिटी में कोई चेंजेस होता ही नहीं है, ठीक है। सो दैट एनी चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो अगर मनी मतलब क्वांटिटी ऑफ मनी जो सर्कुलेट है आपके कंट्री में एम, अगर उसमें कोई भी चेंज आता है तो उसका इफेक्ट वेलोसिटी पे नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वेलोसिटी जिन चीज़ों की वजह से चेंज होती है वो चीज़ें बहुत धीमी स्पीड से चेंज होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट कभी भी नहीं पड़ सकता। तो पहली एजम्पशन ये मानिए कि v कैसा रहेगा, v बिल्कुल कांस्टेंट रहने वाला है। क्लियर है? अब वो v भी है v1, दोनों ही क्या है, एकदम कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन, तो टी। अब देखिए v तो कांस्टेंट हो गया, v1 क्या हो गया, कांस्टेंट। दूसरा ये क्या कहते हैं, टी भी कांस्टेंट है। टी क्या था, ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, ट्रांजैक्शंस, कितना ज़्यादा आपके यहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा है, मनी कितनी ज़्यादा सप्लाई हो रही है, मतलब सप्लाई इन द सेंस वन हैंड से सेकेंड हैंड तक कितनी जल्दी वो मूव कर रही है ना, कितने नंबर्स ऑफ पीपल के बीच में वो जा रही है। तो इन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो भी कैसे हैं, कॉन्स्टेंट है ना। ये कहते हैं कि इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मनी। मनी की क्वांटिटी में अगर कोई चेंज आता है तो उसकी वजह से ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। टी कैसा होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट फैक्टर्स है, मतलब उस पर किसी का असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, पॉपुलेशन हुआ, तो इनका कहना है कि ये जो टी है ना वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और वो जब भी चेंज होता है ना तो इस तरह की चीज़ों की वजह से चेंज होता है कि टेक्नोलॉजी में नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ेंगी कब, ट्रांजेक्शन बढ़ेंगी कब, जब नेचुरल रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या पॉपुलेशन जहाँ से बढ़ जाती है, इस तरह की चीज़ों की वजह से आपका ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन्स बढ़ता है ना। और ये क्या चीज़ें हैं, ये पूरे इस इक्वेशन से बिल्कुल बाहर की चीज़ है और इसको सब होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए आप ये समझिए कि जो ट्रेड और ट्रांजैक्शन है वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा एक चीज़ और, अगर ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस या टी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इकोनॉमी है ना वहाँ पे पूरी एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, हर रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूज़ किया जा रहा है, हर तरीके से उसका यूज़फुलनेस है, तभी तो ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रेड में या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में कोई वेरिएशंस नहीं आ रही है। क्योंकि आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ 100 ट्रेडिंग होती है, एक एग्जांपल के लिए समझते कि हमारी कंट्री में 100 ट्रांजैक्शंस होते हैं एक दिन में, और अब आप कहते हो कि 100 ट्रांजैक्शन होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ पीपल उतने लोग ही हैं और हमारे यहाँ पे सब लोग ऐसे ही वर्क कर रहे हैं। तो या तो आप ये कहना चाहते हो कि भाई अगर 100 हमेशा ही ट्रांजैक्शन होंगे तो इसका मतलब आपके जितने भी लोग हैं वो उतने ही एम्प्लॉयड हैं, और अगर हम ये मानते हैं कि सारे के सारे फुल एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपका 100 ट्रांजैक्शन हो रहा है, तभी तो आपका हमेशा 100 ही रहेगा। क्योंकि अगर कम लोग एम्प्लॉयड होते तो हो सकता है कल लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड होते, जब ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते तो वो भी, उनके पास भी पैसा होता, वो भी ट्रांजेक्शन करने को आते, जब वो भी ट्रांजेक्शन करने को आते तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ सकता था। लेकिन आप कह रहे हो कि हमारा ट्रांजेक्शन कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हो कि हमारे सारे लोग एम्प्लॉयड हैं और टोटल ट्रांजैक्शन इतनी ही हो सकती है ना। तो इस कंसिस्टेंसी ऑफ टी का मतलब होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, और सारे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा फुल्ली एम्प्लॉयड हैं, है ना। इनका ये भी एजम्पशन है जो कि एक्चुअली आप समझ रहे हैं कि ये सब नहीं हो सकता है, बट स्टिल इस थ्योरी का एजम्पशंस था, राइट। तो इन्होंने वी को भी कांस्टेंट कर दिया, टी को भी कांस्टेंट कर दिया। अब नेक्स्ट ये क्या कहते हैं कि पी जो है मतलब प्राइस लेवल है वो पैसिव फैक्टर है। पैसिव मतलब एक्टिव फैक्टर नहीं, पैसिव फैक्टर है, मतलब वो किसी पे इम्पैक्ट नहीं डालने वाली, बल्कि वो सबसे इम्पैक्ट, उस पर सबका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अफेक्टेड होती है, वो किसी को इफेक्ट नहीं कर सकती है। तो फिशर्स क्या कहते हैं कि जो प्राइस लेवल होता है ना वो पैसिव फैक्टर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस लेवल क्या होता है, जो भी इक्वेशंस में अदर फैक्टर्स है ना उनके थ्रू क्या होता है, इफेक्ट होता है, वो किसी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा, वो उसका इम्पैक्ट किसी पे नहीं पड़ेगा, बल्कि बाकियों का इम्पैक्ट किस पे पड़ जाएगा, पी पे पड़ जाएगा, प्राइस पे पड़ जाएगा। तो पी इज़ द इफेक्ट नॉट द कॉज इन फिशर्स इक्वेशन। इसका मतलब समझिएगा, देखिए ये कहते हैं, इन्होंने अभी पूरी इक्वेशन में आपने क्या समझा, क्वांटिटी मेन है, मनी की क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज होगा। मतलब आप समझिए कि प्राइस के ज़्यादा होने से या प्राइस के कम होने से
क्वांटिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, बल्कि क्वांटिटी का इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, प्राइस पे। प्राइस तो वैसे ही है, क्वांटिटी बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई, क्वांटिटी कम हुई तो प्राइस भी कम हो गई। ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि प्राइस जो है ना, कोई रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से आपकी नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी या बाकी फैक्टर्स पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, पी कोई कॉज है ही नहीं, वो कोई रीज़न है ही नहीं है, बल्कि वो तो क्या है, बेचारा रिजल्ट है ना। बाकी जगह पे जो काम हो रहा है उसकी वजह से प्राइस में चेंजेस आते हैं। तो पी इनके हिसाब से कैसा फैक्टर हो गया, पैसिव फैक्टर हो गया। नेक्स्ट है मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने कहा कि पूरी क्वांटिटी थ्योरी जो है वो यही मानती है कि मनी का इस्तेमाल एक ही चीज़ के लिए हो रहा है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ से, मतलब हर कोई उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहा है एक्सचेंज के लिए। और जबकि आपको पता है कि मनी के इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना। तो ये कहते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है ना। मनी फैसिलिटेट्स द ट्रांजेक्शन, इट इज़ नॉट होल्डेड हेल्प फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। मतलब ये मान लेते हैं कि भाई मनी का यूज़ ट्रांजेक्शन के लिए हुआ है, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो हमेशा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर रही है, उसको कोई होल्ड करके नहीं रख रहा है, उसको कोई स्पेकुलेशन पर्पस के लिए संभाल के घर में नहीं रख रहा है। ऐसा कौन मान रहा है, आपकी ये थ्योरी मानती है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं है, राइट। सो इसके अलावा इनका एक और एजम्पशन है। वो एजम्पशन क्या कहता है कि m और m1 के बीच में ना कांस्टेंट रिलेशन है। मतलब अगर m बढ़ेगा तो m1 भी बढ़ेगा, m होगा, m कम होता है m1 भी करेगा। मतलब इनके बीच का जो रिलेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, हमेशा स्टडी है, एक जैसा ही रहने वाला है। इसके पीछे इनका लॉजिक क्या है कि फिजिक्स क्या एज्यूम क्या करते हैं कि भाई करेंसी जो मनी की है, मनी की मतलब आपकी कंट्री में जो करेंसी चल रही है, जो नोट्स वगैरह चल रहे हैं और जो बैंक में मनी चल रहा है, क्रेडिट मनी, दोनों के बीच में क्या है, एक प्रोपोर्शनल रिलेशन है। क्यों? अब ये कहते हैं कि देखिए बैंक की जो मनी होती है वो कैसे आती है, क्योंकि कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करते हैं तभी तो बैंक की मनी आती है। अब कमर्शियल बैंक क्रेडिट कैसे क्रिएट कर पाते हैं, जब उनको करेंसी मनी मिलती है, मतलब जब उनके पास लोग अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं तब उसी से तो वो क्रेडिट क्रिएट करते हैं। तो बैंक मनी क्रिएट तभी होगी जब m आएगा, m ज़्यादा आएगा तो m1 भी ज़्यादा होगा, m कम आएगा तो m1 भी कम आएगा। तो उन्होंने कहा कि इनका जो रेशियो है ना वो हमेशा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है? ये तो इनके हो गए फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी के क्या हो गया, एजम्पशन हो गया। और एजम्पशंस को याद करना बहुत ईजी है कि इन्होंने मैक्सिमम चीज़ों को क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया है। तो आप ट्रेड को कांस्टेंट कर दीजिए, m को आप v को कांस्टेंट कर दीजिए, आप m एंड m1 के रिलेशन को कांस्टेंट कर दीजिए और p को पैसिव फैक्टर बना दीजिए। m का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी मतलब सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यही इसके सारे के सारे एजम्पशन हो गए। अब हम बात करते हैं इससे क्रिटिसिज्म, इसको क्रिटिसाइज कैसे किया गया। पहली बात तो इन्होंने कहा कि ये सिंपल ट्रूइज्म है। सिंपल ट्रूइज्म का मतलब एक जिसे कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, मतलब हम सबको पता है कि यही चीज़ है। पता है भाई कि अगर 5 नोट आएंगे तो 500 लगेगा और अगर 2 नोट आएंगे तो 200 लगेगा। नोट कम हुए तो प्राइस भी कम हुई, नोट ज़्यादा हुए तो प्राइस भी ज़्यादा हुई। सिंपल सी बात है। तो इनका क्या है कि सिंपल ट्रूइज्म था। इन्होंने कहा जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज इन्होंने दिया है कि एम वी इक्वल टू पी टी इस मेयर ट्रूइज्म प्रूव्स नथिंग, इसने कुछ बताया नहीं, ये जो नॉर्मल सच्चाई है ना बस वही चीज़ है। तो ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट दे रहे हैं, इन्होंने कोई चीज़ रिवील नहीं करी है। द अमाउंट ऑफ मनी पेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम किसी चीज़ को पाने के लिए जितना मनी पे करते हैं ना वही उसकी मार्केट वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज की। उसमें नया क्या है ना। तो इक्वेशन डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइसेज। ये इन दोनों के बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन नहीं बता पा रहा है, कोई कैजुअल रिलेशन नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है कि किस वजह से मनी एंड प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं या क्या रीज़न है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। ये कुछ भी ऐसा कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को इंडिकेट नहीं कर पा रहा। तो ये जो बात बता रहा है ना वो एक तो सिंपल ट्रूइज्म हो गई। तो ये एक इसका क्या हो गया, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हो गया कि इन्होंने कोई नई चीज़ तो बताई ही नहीं है, जो चीज़ें बताई वो ऑलरेडी नोन थी। नेक्स्ट जो इनका है वो क्या है, अनरियलिस्टिक एजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि भाई ट्रांजेक्शन मतलब टी क्या है, कांस्टेंट है ना। तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपके यहाँ कांस्टेंट है, इसका मतलब सारे रिसोर्सेज फुल एम्प्लॉयड है, तभी तो बढ़ेगा नहीं। अरे कम लोग एम्प्लॉयड होते तो हो सकता है ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ता ना। तो अगर आप कह रहे हो कि हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे या मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है, ह्यूमन रिसोर्स ये मानते हैं, वो सारे के सारे फुल्ली एम्प्लॉयड है, तभी तो ट्रांजेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बढ़ने की कोई उम्मीद ही नहीं है। जबकि रियल लाइफ में फुल एम्प्लॉयमेंट जैसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना। तो ये बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक एजम्पशंस इनकी है। इसके अलावा अदर थिंग्स नॉट इक्वल दैट इज़ नॉट रिमेन अनचेंज्ड। इन फिशर्स ने अपनी पूरी ये जो क्वांटिटी थ्योरी एक्सप्लेन की उसमें पहले ही लाइन यही कही कि अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, और तब उन्होंने बताया कि भाई क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो प्राइस इंक्रीज करेगी और वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज करेगी और वाइस वर्सा होगा, है ना, यही इन्होंने कहा। तो अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, ऐसा तो होता ही नहीं है कि कोई भी चीज़ अनचेंज्ड हो, मतलब वो चेंज तो होती है ना, मतलब कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं, क्योंकि वर्ल्ड डायनेमिक है। ऐसे सिनेरियो में आप हर चीज़ को कांस्टेंट कैसे कह सकते हैं। आपने कहा
कहा कि वी भी कांस्टेंट है, V1 भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है। तो रियल लाइफ में ये सब कांस्टेंट तो होते ही नहीं है ना। और आपने क्या कहा कि एम और M1 जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। एंड मतलब ये जो आपके M1 एंड P है, ये सब क्या है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है P से। तो जबकि ऐसी चीज़ें तो नहीं होती हैं, हर चीज़ इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट रहती है ना। तो यहाँ पे इनका ये कहना कि कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है या सबकी सब चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं, सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। मनी एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इग्नोर्ड। इन्होंने कहा कि मनी का एक ही यूज़ होना है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इन्होंने एज्यूम कर लिया कि मनी मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसे कोई होल्ड करके नहीं रखेगा, स्पेकुलेटिव पर्पज़ के लिए संभाल के घर में नहीं रखेगा, होल्ड नहीं करेगा। लेकिन रियल लाइफ में आपको पता है कि मनी को स्टोर किया जाता है, क्योंकि स्टोर ऑफ वैल्यू इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप उसको संभाल के अपने पास रख सकते हैं। बार्टर सिस्टम में जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो पेरिशेबल नेचर के होते थे, उनको आप संभाल के लंबे टाइम तक नहीं रख सकते थे। पर ये जो करेंसीज होती हैं ये आप संभाल के रख सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन था। इन्होंने इस चीज़ को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, क्योंकि ये वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहे हैं। पर अगर मनी को संभाल के रख लिया गया हो तो वो ट्रांजेक्शन में हो ही ना तो इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, है ना। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन P एंड M। तो प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब जो सर्कुलेशन में मनी है उनके बीच में ये कोई कैजुअल रिलेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। मतलब ये नहीं बता पा रहे हैं कि प्राइस लेवल में चेंज होने के पीछे क्या रीज़न है ना। ये इस रीज़न को एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपनी पूरी थ्योरीज़ में कि क्या रीजंस होती हैं जिनकी वजह से ये सब चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। इसके अलावा ये स्टैटिक थ्योरी है। स्टैटिक थ्योरी का मतलब बिल्कुल स्टेबल थ्योरी का कैसे, क्योंकि हर चीज़ तो आपने कांस्टेंट मानी रखी है, V1 M1 T1 सब की सब कांस्टेंट है ना। तो रियलिटी में तो ये सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कांस्टेंट होते ही नहीं हैं। तो ये जो एजम्पशन है ना कि सारे फैक्टर्स बिल्कुल कांस्टेंट हैं, उनमें कंसिस्टेंसी इतना ही रहेंगे, ये चीज़ें क्या कर देती है, इसको स्टैटिक बना देती हैं। और डायनेमिक वर्ल्ड में जहाँ पे हर चीज़ प्रॉपर्ली हर चीज़ चेंज हो रही है, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी का एजम्पशन और क्रिटिसिज्म क्या है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।